Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zahir, and this video lecture is in continuation of our previous video session where we were discussing about the registration of drug. Well, in the previous session, we have raised some questions which we try to answer in this session. The questions were: what is the composition of a registration board? What is the duration of registration certificate, what are the powers of the registration board, and some similar questions. So we shall start reading the rules. Which rules? Okay, I will mention you which rules. These rules: drugs licensing, registering and advertising rules, 1976. And among these rules we will be discussing chapter 3, registration of drug. So रूल नंबर 24, रजिस्ट्रेशन बोर्ड. अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स इंक्लूडिंग ए चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी एंड इट्स मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड सेटअप अंडर रूल 8. अब इसका मतलब क्या बन रहा है? अब इसका मतलब क्या ये बन रहा है कि देखिए रजिस्ट्रेशन बोर्ड की यहाँ कंपोजिशन नहीं दी हुई, स्क्रीन पर आपको पूरा टेक्स्ट नजर आ रहा है. रजिस्ट्रेशन बोर्ड रूल नंबर 24, रूल नंबर 25 पावर शुरू हो जाएंगे, लेकिन 24 में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्लियरली दैट द एग्जैक्ट कंपोजिशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड. तो एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या होगी, इसी को समझने के लिए हम सब रूल 1 दोबारा पढ़ते हैं. द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, ये तो दो डेजिग्नेशन हो गए, एंड इट्स मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड सेटअप अंडर रूल 8. इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के मेंबर्स के लिए है वो ही रजिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए होगी. अब ये टाइम है कि हम एक नज़र ज़रा रूल नंबर 8 पे डाल लें कि रूल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है. ओके ओके, ये है रूल नंबर 8. अब रूल नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 8 में सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की कंपोजिशन है. अब कंपोजिशन ये शुरू हो रही है कि जनाब द डायरेक्टर जनरल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा, दो नहीं, द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑफ ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक, दो फार्माकोलॉजिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वन फार्मासिस्ट. ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये कंपोजिशन है कि कंपोजिशन क्या होगी. वन फार्मासिस्ट फेडरल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड, वन मेडिकल स्पेशलिस्ट एएमसी नॉमिनेट करेगी थ्रू फेडरल गवर्नमेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट एक्सपर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. अब गौर कर रहे हैं, नॉमिनेशंस हैं और नॉमिनेशन सिलेक्शन अपॉइंटमेंट का फ़र्क हम आमतौर पर हम देख चुके हैं. ओके, वी कंटिन्यू. द ड्रग कंट्रोलर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी होगा. वन रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से, बीपीएस 19 से कम नहीं होगा. मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड जस्टिस. ठीक है, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, इस मतलब क्या हुआ कि कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की अगर अलग मिनिस्ट्री है तो अलग से, और जस्टिस की तरफ से अलग मिनिस्ट्रीज की तरफ से ऑफिसर नॉमिनेट होगा. एक रिप्रेजेंटेटिव सीबीआर की तरफ से होगा, बीपीएस से 20 से कम नहीं होना चाहिए. कॉस्ट अकाउंटेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का, वन फिजिशियन फेडरल गवर्नमेंट, सर्जन फेडरल गवर्नमेंट, और वन एक्सपर्ट वेटनरी मेडिसिन. ये है कंपोजिशन सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की. अब क्या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की एग्जैक्ट कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन बोर्ड की होगी या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगी? इस सवाल का जवाब हम देखने की कोशिश करते हैं. रूल 24 में रजिस्ट्रेशन बोर्ड की कंपोजिशन नहीं लिखी हुई. रेफर किए रूल नंबर 8. सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की कंपोजिशन आप लोगों ने अभी पढ़ ली है. अब सेम कंपोजिशन है या डिफरेंट हैं लोग हैं, इसके लिए हम किस तरीके से देखेंगे? रूल्स में तो हमें नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर जो टेक्स्ट अवेलेबल है. तो हम ये करेंगे कि हम ड्रैप की वेबसाइट पर जाएंगे और ड्रैप की वेबसाइट पर हम ये देखेंगे कि जो आखिरी मीटिंग हुई है रजिस्ट्रेशन बोर्ड की, उसकी कोई डिटेल मौजूद है या उधर रजिस्ट्रेशन बोर्ड की कंपोजिशन मौजूद है. अगर वहाँ मौजूद है डिटेल ऑफ मीटिंग या मेंबर्स की कंपोजिशन तो ठीक है, वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसी तरीके से आप कंपेयर कर लीजिएगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन बोर्ड की कंपोजिशन. ठीक है, तो हम ज़रा ड्रैप की वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश करते हैं. ओके, स्क्रीन पे आप ड्रैप की वेबसाइट देख सकते हैं. देखिए ड्रैप की वेबसाइट है और ड्रैप की वेबसाइट में अगर आप
यहाँ न्यूज़ एंड अलर्ट के पोर्शन पर आएंगे। न्यूज़ एंड अलर्ट का सेगमेंट है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखिएगा, मिनट्स ऑफ 295th मीटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड हेल्ड ऑन 8 to 11 जून 2020। ठीक, ये अपलोड हुई है 7 अगस्त को। तो ये मीटिंग हुई है। अब मीटिंग के मिनट्स हैं, मीटिंग के जो मिनट्स होंगे उसके अंदर डिटेल होगी कि किसने, किन साहिबान ने मीटिंग अटेंड की है। ठीक है, तो ज़रा एक नज़र इनके मिनट्स पे डालना है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, हम कंपोजिशन देखना चाह रहे हैं। स्क्रीन पे आप लोग मिनट्स देख सकते हैं, मिनट्स ऑफ 295th मीटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड हेल्ड ऑन 8 to 11 जून 2020। ठीक है, फर्स्ट पेज आपके सामने है, इसमें मतलब इसका एजेंडा है मौजूद। हमारा कंसर्न था कंपोजिशन, तो कंपोजिशन अभी देखते हैं। अब आप ही देखें, अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। 295th मीटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड वॉज हेल्ड ऑन दिस डेट, कहाँ पर हुई है, ड्रैप में। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर उबैदुल्ला, डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल एवेल्यूएशन रजिस्ट्रेशन डिवीजन ड्रैप। ठीक, अच्छा, अब उसमें अटेंड किस किस ने की। अब जिन लोगों ने अटेंड की होगी यकीनन ये इसके मेंबर होंगे, या ऑब्जर्वर होंगे तो उन्हें अलग से तस्करा किया हुआ होगा। अब देखें, डॉक्टर रफ़ी का नाम है, नाम है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसी कंपोजिशन में क्या क्या है जो कुछ उधर लिखा हुआ था। कंपोजिशन जो भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के नाम पर पढ़ी थी। इधर मेंबर्स आप लोग देख लीजिए, 10 मेंबर सॉरी 10 मेंबर्स वो हैं जिन्होंने इन पर्सन मीटिंग अटेंड की थी। 2 मेंबर्स के नाम लिखे हैं जो वीडियो लिंक से शरीक हुए थे, और इसके अलावा बाकी और मेंबर्स के नाम लिखे, नॉट मेंबर्स, उन लोगों के नाम लिखे हुए जिन्होंने अटेंड किए थे बट दे वर नॉट द मेंबर्स। कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जर्वर्स लिखे हुए कि PPMA और फार्मा ब्यूरो। PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और फार्मा ब्यूरो भी मैन्युफैक्चरर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ही रिप्रेजेंटेशन है। जनरली हम ये कह लेते हैं कि PPMA जनरली रिप्रेजेंट करता है नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, और फार्मा ब्यूरो रिप्रेजेंट करता है मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। ठीक है, ये लोग थे जिन्होंने एज अ ऑब्जर्वर मीटिंग अटेंड की। अच्छा, कंपैरिजन के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ 273rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। ठीक है, इसके मिनट्स, ये मीटिंग हुई है 15 जनवरी 2020। ड्रैप की वेबसाइट पर लेटेस्ट मीटिंग के मिनट्स मुझे यही मिले हैं और यही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी कंपोजिशन को देखना। अब कंपोजिशन में अगर आप लोग नाम देखेंगे तो नाम दे आर स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव तो शायद वो ही हों, लेकिन बहरहाल जैसे लॉ एक्सपर्ट या एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, या रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स हैं, या सेक्रेटरीज़ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो वो डेजिग्नेशंस शायद वो ही हों, नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो जनरली देखने में हमें यही लग रहा है कि कंपोजिशन इज़ डिफरेंट, लेकिन एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है रजिस्ट्रेशन बोर्ड की, वो एटलीस्ट रूल्स में अलग से नहीं लिखी हुई। हमारे पास उसके बाद जो रेफरेंस आता है कि ठीक है मीटिंग्स तो हो रही होंगी ना, तो मीटिंग कौन लोग अटेंड कर रहे हैं, तो मीटिंग कौन लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिनट से मिल सकती है। ठीक है, तो फॉर द एकेडमिक पर्पस हम इसी पर फोकस करेंगे। कंपोजिशन का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा कि द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स, ये जुमला कंटिन्यूशन में, इंक्लूडिंग द चेयरमैन सेक्रेटरी and its member shall hold office for the such terms as is prescribed for the central licensing board set up under rule 8। तो डायरेक्ट आंसर ये होगा कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड और सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की कंपोजिशन सेम है। कहीं कहीं पर चेंजेस आएंगी, जैसे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट यकीनन डिफरेंट होंगे, एक ही नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो सेम होंगे। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन बोर्ड का ही लिखा हुआ है कि किसी भी केस को डिटेल एग्जामिनेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी को रेफर किया जा सकता है, और एक्सपर्ट कमेटी ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 10 में मौजूद है उसका प्रोविजन कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है। आप लोग स्क्रीन पे सेक्शन 10 देख सकते हैं जिसमें एक्सपर्ट कमेटी का तस्करा है कि फेडरल गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी बना सकती है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। इसी का तस्करा इधर किया गया है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड किसी भी मामले को डिटेल डिस्कशन के लिए डिटेल स्टडी के लिए
कमेटी ऑफ एक्सपर्ट को भेज सकती है जो सेक्शन 10 में फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक, इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन बोर्ड, अब जाहिर है आप लोगों ने 12 मेंबर देख लिए और आप लोग अपने तौर पर मिनट्स को ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना हैवी एजेंडा होता है। तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सिर्फ ये मेंबर्स ही नहीं कर सकेंगे, उन्हें ये पावर दी गई है रजिस्ट्रेशन बोर्ड को कि वो एक सब कमेटी बना सकते हैं। डिटेल्स, किसी केस को डिटेल में स्टडी करना हो तो उसके लिए सब कमेटी बनाई जा सकती है और उस सब कमेटी में क्लिनिकल प्रोफेसर, फार्माकोलॉजिस्ट और एक फार्मासिस्ट को ऐड किया जाएगा। इसी तरीके से ये दो चीज़ें हो गई। पहले में नंबर सब रूल नंबर 2 में बात ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास जो केस आएगा वो एक्सपर्ट कमेटी जो फेडरल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की है उसे भी भेज सकते हैं, प्लस इसके अलावा वो अपने मेंबर्स की सब कमेटी भी बना सकते हैं या अपने तौर पर एक सब कमेटी बना सकते हैं जिसमें कम से कम क्लिनिकल प्रोफेसर, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट शामिल होगा और उसकी रिपोर्ट ये बोर्ड को देंगे ताकि उन्हें अपने जो भी एप्लीकेशन आई है रजिस्ट्रेशन के हवाले से उसमें डिसीजन लेने में आसानी हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन बोर्ड एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट सब रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 3 में से भी हो सकते हैं या कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उनका पैनल बनाएगी ताकि उस जगह का जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर की जाएगी वहाँ का इंस्पेक्ट कर सके। पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑफ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड द प्रेमिसेस ऑफ अ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड टू सबमिट इट रिपोर्ट टू द बोर्ड। ठीक है, ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात ये आ रही है कि जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, मतलब एक्सपर्ट कमेटी ने रिव्यू कर लिया, सब कमेटी ने रिव्यू कर लिया, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, पैनल ऑफ एक्सपर्ट ने भी इंस्पेक्ट कर लिया, कोई वायलेशन नहीं है, तो सब चीज़ हर जगह से सेटिस्फाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द चेयरमैन and the secretary of the registration board shall, after the board has approved the registration of a drug, sign the certificate of registration। ठीक, अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। और उसके बाद फिर ये लिख दिया सब रूल नंबर 6 में कि मीटिंग के पर्पज़ के लिए कब कब मीटिंग होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, मीटिंग का कोरम किस तरीके का होगा, इन तमाम मामलात में आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करें जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के लिए हैं। अच्छा, एक वर्ड लिख दिया गया, मतलब चलें टेक्स्ट पूरा पढ़ लेते हैं। फॉर द मैनर एंड कंडक्ट ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड द प्रोविजन ऑफ सब रूल्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ रूल 8 शैल म्यूटेंडिस अप्लाई। म्यूटेंडिस का मतलब ये लीगल टर्म है, लीगल टर्म का आप गूगल कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि एज इट इज़ आप अप्लाई कर लें विद सम माइनर चेंजेस विच आर नीडेड एज पर द कंडीशंस। कंडीशंस की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से आपको चीज़ें चेंज करनी पड़े तो आप उन चीज़ों को चेंज कर लें, लेकिन आप कोशिश करें कि चीज़ों को एज इट इज़ अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ने अगर कहा है कि साल में 6 मीटिंग होगी, फॉर एग्जांपल इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, साल में 6 मीटिंग होगी, रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी साल में 6 मीटिंग करेगा, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशंस इतनी नहीं हैं या एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं तो हम 6 के बजाय 12 मीटिंग्स कर लें, हर महीने बैठ जाएं। मीटिंग्स एप्लीकेशंस नहीं है, 2 एप्लीकेशन आई है, इसके लिए तमाम लोगों को अरेंज करना मुनासिब नहीं है, तो ठीक है आप 6 मीटिंग ही करें, आप कम मीटिंग कर लें। तो ये इस तरीके की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। जनरल रूल्स, जनरल फ्रेमवर्क वही रहेगा जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के लिए, माइनर एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अच्छा, ये इन सब रूल्स को देखने से पहले, क्विकली देखने से पहले, बस पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। सवाल जब हम लोगों ने पिछली वीडियो में, जब पिछली वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें एक सवाल रेज किया था कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स के पास पावर तो है इंस्पेक्टर की, कौन सा इंस्पेक्टर? तो यहाँ पर इसका जवाब है द मेंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल हैव द पावर्स ऑफ अ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू सेक्शन 30। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि इस पावर, रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स के पास पावर है इंस्पेक्टर की, नंबर 1। कौन सा इंस्पेक्टर? प्रोविंशियल इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर सेक्शन 30 को रेफर कर दिया, अब ज़रा सेक्शन 30 भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, सेक्शन 30 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इट इज़ अबाउट द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या होती है। इसमें ये सिलसिला है कि subject to the provision of section 19 no prosecution shall be instituted under this chapter except, ठीक है लिखा हुआ, और इसमें
क्लॉज बी में लिखा हुआ बाय परमिशन इंस्पेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम करेक्टिवली एक कंक्लूड करने के हवाले से पढ़ें तो बात ये निकलेगी कि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर की पावर हैं, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की पावर दी गई रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर को इन रिलेशन टू सेक्शन 30, और सेक्शन 30 में ये बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन या तो सिर्फ फेडरल इंस्पेक्टर करेगा या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन की मतलब की पावर्स भी इनके पास मौजूद होंगी इन एडिशन टू अदर पावर्स लाइक इंस्पेक्शन एट्सेट्रा। तो अब हम ज़रा इनके जो सब रूल्स हैं जो म्यूटेटिस म्यूटेंटिस अप्लाई होंगे इन्हें ज़रा देख लेते हैं कि सब रूल नंबर 3 से लेकर सब रूल नंबर 9 तक क्या लिखा है। वो जनरल चीज़ें मीटिंग के हवाले से चीज़ें कि मीटिंग किस तरह कंडक्ट करनी होती है, क्विकली ज़रा इसको देख लेते हैं। सब रूल 3 to 4। ओके, सब रूल 8 और हमें सब रूल 3 to 8 हमें देखना है, ठीक है। सब रूल 3, मेंबर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होगी। ओके, ये भी एक हमारा सवाल था कि मेंबर्स की ड्यूरेशन कितनी है। मेंबर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के या रजिस्ट्रेशन बोर्ड के, इनकी ड्यूरेशन है 3 ईयर्स की। अदर देन द एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो क्या है, ये हमें पता है कि वो ऑफिसर जो अपनी करंट डेजिग्नेशन की वजह से है, जब तक वो करंट डेजिग्नेशन मौजूद है वो 6 महीने रहता है, 6 साल रहता है, वो उस वक्त तक इस बोर्ड का हिस्सा रहेगा। डेजिग्नेशन नहीं होल्ड करता उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है वो 3 साल तक उनकी मेंबरशिप रहेगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये पावर है कि बोर्ड में कोऑप्ट एनी अदर पर्सन जो कि फील्ड में एक्सपर्ट हो, किसी भी मामले में रहनुमाई के लिए उसको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। इसके अलावा फिर मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है कि क्या साल में 6 मीटिंग होगी, 2 मीटिंग होगी, साल में एक दफ़ा मीटिंग होगी। तो इसमें मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसके हवाले से ये बात कही गई है कि जब भी चेयरमैन मुनासिब समझे, चेयरमैन साहब मुनासिब समझे, मीटिंग कॉल हो जाएगी। अब कब मुनासिब समझेंगे? अच्छा, क्या मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब बोर्ड मुनासिब समझेगा उस समय मीटिंग होगी, या तो मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे, मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे चेयरमैन मीटिंग कभी भी कॉल कर सकते हैं, या चेयरमैन साहब समझते हैं कि कोई ऐसा अहम मैटर है जिसे डिस्कस करना है, उसको मीटिंग कॉल हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट देयर इज नो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू होल्ड अ मीटिंग, is no frequency there is no uh, condition that you have to hold a meeting monthly, बाई मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअली और एनुअली नहीं। जब भी अर्जेंट नॉइज का मामला आएगा, जब मेंबर समझते हैं कि मीटिंग हो जानी चाहिए, तो उस वक्त मीटिंग कंडक्ट कर ली जाएगी। अच्छा, जब मीटिंग कंडक्ट होगी तो कोई ना कोई उसे चेयर भी करेगा। तो नॉर्मली जब चेयरमैन का डेजिग्नेशन है तो चेयरमैन मीटिंग को चेयर करेगा। और अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पर बोर्ड मेंबर्स किसी भी एक को इलेक्ट कर सकते हैं। मेजोरिटी का कि जनाब आप चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है तो आप एज अ चेयरमैन एक्ट करें फॉर द पर्पस ऑफ प्रिसाइडिंग दिस मीटिंग, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ आती है कोरम। ये कोरम के वर्ड को ज़रा सा हम देख लेते हैं। कोरम ये का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट गिव्स लीगैलिटी टू द डिसीजंस ऑफ द मीटिंग। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो ना कि फॉर एग्जांपल आपके 15 मेंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ चेयरमैन साहब बैठे, सेक्रेटरी साहब बैठे, एक को और बुलाए और 3 लोगों ने आपस में ही फैसले कर लिए, तो ये तो फिर बाकी मेंबर्स तो इन्वॉल्व नहीं थे ना उसमें, तो ये तो मुनासिब नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ कोरम नहीं होता तो चेयरमैन साहब ऑल इन ऑल अकेले सारे फैसले कर लें। अगर अकेले सारे फैसले करने तो मेंबर्स की क्या ज़रूरत है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेंबर्स जो किसी भी कमेटी या बोर्ड का हिस्सा हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी नॉलेज में चीज़ें रहें, उनका कंसेंट शामिल हो, कोरम की टर्म इंट्रोड्यूस की जाती है। हर जगह अप्लाई होगी। आप लोग नेशनल असेंबली या सेनेट के मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स अगर पढ़ते हो या कभी नज़र से गुजरे, वहाँ पर कोरम का तस्करा ज़रूर होता है। ये कोरम वो मिनिमम नंबर है। तो ज़रा हम देखते हैं कोरम कितना है। कोरम है 1/3, 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मेंबर्स हैं 18, 18 का 1/3 कितना होगा? 18 का 1/3 होता है 6। इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग उस वक्त ही होगी जब कम से कम 6 मेंबर्स मौजूद होंगे। अगर 6 से कम मेंबर होंगे और मीटिंग अगर हो भी गई तो वो लीगल नहीं कहलाएगी, उसके डिसीजंस को लीगल कवर नहीं होगा। तो इसलिए 6 मेंबर से ज़्यादा का होना मतलब कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम की इम्पोर्टेंस यही है कि अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो किसी प्रोसीडिंग को लीगल
कवर नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से नंबर 7 आप देख लीजिएगा। नंबर 7 में ऐसा हो सकता है कि ये कहा जा सकता है चेयरमैन साहब को कि और किस तमाम मेंबर चेयरमैन को मैंडेट देते हैं कि आप किसी भी मामले में कोई फैसला करने, नॉट फैसला, सोच विचार करने के लिए या डिटेल एग्जामिनेशन के लिए किसी को ऑथराइज कर दें, सब कमेटी बना दें। तो चीज़ यहाँ पर आ जाइए। और इसी तरीके से नंबर 8 में, सब रूल नंबर 8 है, आप देखिए, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड शेल फॉलो सच पॉलिसी डायरेक्टिंग एज द फेडरल गवर्नमेंट में इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये बात थी मीटिंग के कंडक्ट के हवाले से, बिजनेस ऑफ ऑफिस के हवाले से, जनरल चीज़ें हैं। अब हम जो लेक्चर के शुरू में हमने जो क्वेश्चंस रेज किए थे उनको ज़रा हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या हमने उन तमाम के आंसर दे दिए हैं। पहली बात है कंपोजिशन की। यस, अब हम कंपोजिशन बता सकते हैं। जो वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की है तकरीबन वही कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन बोर्ड की होगी। ओके, बोर्ड के मेंबर्स की मेंबरशिप की ड्यूरेशन कितनी है? 3 इयर्स। इसका जवाब भी हमें मिल गया। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पावर्स। रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स की पावर किसके बराबर है? इंस्पेक्टर के बराबर। कौन सा इंस्पेक्टर? प्रोविंशियल इंस्पेक्टर। ये भी हमने क्लियर कर लिया। मीटिंग्स किस तरीके से कंडक्ट होंगी? मीटिंग्स चेयरमैन कॉल करेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। कितनी होंगी? नो फ्रीक्वेंसी मेंशन। एक टर्म आई कोरम की, कि कोरम कितना होना चाहिए? कोरम होना चाहिए 1/3। ये भी हमने देख लिया। और कुछ और चीज़ें जो हमारे सामने आई थी वो ये थी कि एप्लीकेशन सेंड की जाएगी। जो भी रजिस्ट्रेशन, ड्रग की रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को एप्लीकेशन देगा। वो एप्लीकेशन एक्सपर्ट कमेटी को भी भेजी जा सकती है या सब कमेटी भी अपॉइंट की जा सकती है ताकि उस एप्लीकेशन की टेक्निकलिटी से एवेल्यूएट करें। इस एवेल्यूएशन के बाद बोर्ड पैनल ऑफ एक्सपर्ट या इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है ताकि उस प्रेमिसेस का विजिट कर लें जहां पर इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेटली होगी। इन सब के बाद जब बोर्ड सेटिस्फाई होता है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे बोर्ड को, बोर्ड अपनी मीटिंग करेगा जैसे अभी थोड़ी पहले आपने एक मिनट्स भी देखे थे, उसमें तमाम चीज़ें कंसिडर होगी। और अगर इफ बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट ऑल कंडीशंस आर मेट, देन द बोर्ड में अप्रूव द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी तमाम चीज़ें जो मीटिंग का कंडक्ट है वो वही होगा जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का है। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किससे होंगे, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी? अब ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो स्क्रीन पर शायद दो रूल्स हैं, 27 और 28। ये इन्हीं दोनों सवालात को एड्रेस कर रहे हैं। एक तो ये था कि फॉर्म किस तरीके का होगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, वो 28 में। अभी 27 हम देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 5 साल की ड्यूरेशन का होगा। द ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी ऑफ 5 ईयर। या वर्डी जो लिखी हुई है कि नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, अब आराम से 5 साल का आप कर लीजिए। अब इसमें फिर वही कंडीशन, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट है, तो आप लिख देंगे कि हाँ अगर कैंसिल या सस्पेंड हो गया तो 5 साल पूरे नहीं होगा। अगर ये चीज़ नहीं लिखी जाती तो बस जिसे एक दफ़ा इशू हो गया तो बस 5 साल तक सिया को सिया लिखे, सिया को सफ़ेद लिखे, 5 साल तक उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ख़त्म नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से लिख दिया है कि अनलेस अर्लियर सस्पेंडेड और कैंसिल्ड इनफोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, और उसके बाद क्या रिन्यू हो सकता है? यस, रिन्यू हो सकता है। रिन्यूअल भी 5 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल आपको पहली दफ़ा 5 साल की रजिस्ट्रेशन मिल गई, स्टेट मिल गई, सब चीज़ें सही रहीं, उसका फिर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया। जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया तो रिन्यूअल जो आपका मिलेगा वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, वो 1 साल की रिन्यूअल भी मिल सकती है, आपको 2 साल की रिन्यूअल भी मिल सकती है। अच्छा, अभी हम सपोज करते हैं कि आपको 5 साल की रिन्यूअल, 5 साल की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और 5 साल आपके एक्सपायर हो रहे हैं 30 सितंबर 2020। ठीक है, 30 सितंबर 2020 का एक्सपायर होना है। रिन्यूअल के लिए आप कब अप्लाई करेंगे? रिन्यूअल के लिए आप कब अप्लाई करेंगे? अच्छा, इसमें देख लें कि इसका आंसर देखें, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी entertained unless it has been made within 60 days after the expiry of the registration, and when an application has been made as aforesaid, the registration shall subject to the order passed on the application for the renewal continue in force for the next period of 5 years। अच्छा, क्या मतलब निकल रहा है इसका?
इसका मतलब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ कि 30 सितंबर 2020 रजिस्ट्रेशन आपकी एक्सपायर हो रही है, तो आपको, आप अभी अप्लाई करना चाहें रिन्यूअल के लिए, आप अभी अप्लाई कर दीजिए कि 1 महीने बाद मेरी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो रिन्यूअल मुझे चाहिए, कर दें, मुनासिब है, जल्दी आपको मिल जाएगा। या अगर किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप 1 अक्टूबर को कर दीजिए, आप 30 अक्टूबर को कर दीजिए। बस इसमें लिखा हुआ है कि application for the renewal of registration shall not be entertained unless it has been made within 60 days after the expiry of the registration। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये वाली वर्डिंग्स पढ़ ली, मैं इसे हाईलाइट कर दूं ताकि हम इसे पढ़ लें। रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन विद इन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब ज़रा डेट्स के हवाले से बात कर लें। 30 सितंबर 2020 मेरी ड्रग की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, मेरे रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना, मैं क्या करूँ? क्या मैं आज अप्लाई कर सकता हूँ? लॉजिकली मुझे कर देना चाहिए, या क्योंकि उसके 30 सितंबर के बाद तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी ना, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त हम जो भी कुछ सेल करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट वुड बी इलीगल। तो उसका जवाब हमें यहाँ से लेना है। वर्डिंग्स जो हमें कह रही हैं, ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द वर्ड, इफ़ यू सी द फेस वैल्यू ऑफ द वर्ड्स, रिन्यूअल की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे अनलेस वो एक्सपायरी के 60 डेज़ के अंदर अंदर एंटरटेन हो। वर्डिंग्स की बेसिस पर हमारे सामने ये बात आ रही है कि 30 सितंबर से पहले अगर मैं आज की तारीख में रिन्यूअल के अप्लाई करूँ, लॉजिकली मैं कर रहा था, लेकिन अब मैंने वर्डिंग पढ़ी है तो आई कांट अप्लाई, इट कांट बी एंटरटेन। तो इसे मैं 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक 60 डेज जब मेरे पूरे हो रहे, तो 60 डेज के अंदर अंदर मैं अप्लाई करूँगा। अच्छा, 60 डेज में एक बात का ज़रा लीगल एस्पेक्ट से ख्याल रखिएगा, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है 60 डेज, नॉट 2 मंथ्स। 30 सितंबर से अगर मैं 30 नवंबर तक जाऊँगा तो क्या ये 60 डेज होंगे? नो, ये 60 डेज नहीं है, क्योंकि अक्टूबर 31 का है, 31 डेज का है, तो ये हो जाएंगे 61 डेज। अगर मैं 30 नवंबर को अप्लाई कर रहा हूँ तो ये होगा डे 61। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए लॉ में ज़्यादातर जगहों पर वर्ड्स में, सॉरी, डेज में ड्यूरेशन दिया जाता है, मंथ्स में बसा औकात कम दिया जाता है। जहाँ पर मंथ्स में दिया जाता है वहाँ पर 30 डेज का मंथली काउंट होगा, कि फिर फरवरी भी आता है तो फरवरी को कैसे कंसिडर करेंगे। बहरहाल रिन्यूअल की बात हुई, जनरली हम ये कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट 5 साल, रिन्यूअल आपका हो सकता है, रिन्यूअल आपको 5 साल तक का दिया जा सकता है, 5 साल से ज़्यादा का रिन्यूअल नहीं मिलेगा। रिन्यूअल के लिए अप्लाई कब करोगे? एक्सपायरी के 2 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई करोगे, और जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन पे कोई फैसला नहीं हो रहा उस तक आपकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगी। यही चीज़ आगे की वर्डिंग्स में लिखी हुई है। अच्छा, 28 हमने कहा था सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग शैल बी इशूड इन फॉर्म 6। ज़रा बस फॉर्म 6 देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो सेशन को कंक्लूड करते हैं, फिर अगले वीडियो सेशन में जाएंगे। फॉर्म 6 ज़रा एक नज़र देख लें हम। आपकी स्क्रीन पे फॉर्म 6 है, और जो आपके पास मैनुअल मौजूद है, या आप ड्रेप की साइड से ये जो रूल्स हैं ड्रग लाइसेंसिंग, रजिस्टरिंग एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स 1976, आप इन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें आपको ये फॉर्म 6 मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्म 6 में क्या है? ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेक्स्ट इसी तरीके का लिखा होगा, ड्रग का नाम मेंशन होगा इस पे, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, इस ड्रग को कौन बना रहा है, और नेम ऑफ इंडेंटर, या इंपोर्ट आप कर रहे हैं ना तो फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के, मैन्युफैक्चरर का नाम तो डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर जो इंपोर्ट कर रहा है उसका नाम आएगा, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ भी, इन केस ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स ओनली। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी हुई है, दिस रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर अनलेस अर्लियर सस्पेंडेड। और रजिस्ट्रेशन की कंडीशन दे दी गई हैं कि कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस लिख दी गई हैं कि ड्रग एक्ट 1976 में जो कंडीशंस हैं आप उन्हें फुलफिल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिग्नेचर किसके हैं? एक तो आगे डेट, सेक्रेटरी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सिग्नेचर हैं, चेयरमैन रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सिग्नेचर हैं, ठीक है, और बीच में लग रही है स्टैम्प। 3 चीज़ें याद रखें, सेक्रेटरी के सिग्नेचर, चेयरमैन के सिग्नेचर और ऑफिशियल सील लगी होगी। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड कहलाएगा। 5 साल कब से स्टार्ट होंगे? 5 साल इस डेट से स्टार्ट होंगे जो डेट यहाँ लिखी है। ओके ओके, इस वीडियो में हमने मेनली डिस्कस किया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड एंड इट्स फंक्शनिंग। रीसेंट मिनट्स का को हमने मेंशन कर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात की, और तो वो तमाम सवालात जो पिछली वीडियो हमने रेज किए थे उनके तमाम जवाब देने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो, इसी सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम
रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, लाइक अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि मेरे ड्रग को रजिस्टर कर दें, तो उसके लिए मुझे किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा तो मुझे किन कंडीशंस को फुलफिल करना है ताकि मेरा लाइसेंस, सॉरी नॉट लाइसेंस, ताकि मेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल ना हो। तो अगली वीडियो से हम रूल, मेनली वी विल बी फोकसिंग ऑन दी रूल नंबर 29 एंड रूल नंबर 30। ठीक है, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन के रूल्स खत्म हो जाएंगे, 31 से फिर एडवर्टाइजिंग के रूल शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये अब ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, वरना मैं इधर ही में कुछ कंटिन्यू या कम से कम इंट्रो देता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन विच इज मेंशन अंडर रूल 29 ऑफ द ड्रग्स लाइसेंसिंग रजिस्टरिंग एंड एडवर्टाइजिंग 1976। थैंक यू।